नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री ब्लॉग विद सत्यम में। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसे किसान के खेत में खड़ा हूं जिन्होंने बीटेक किया और उसके बाद गांव लौटे और गांव लौट करके इस समय 70 एकड़ के क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलों का इन्होंने चुनाव किया है और किस तरीके से करते हैं, इनसे समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राकृतिक खेती में है कि ये मार्केटिंग कैसे करते हैं, यानी बेच कैसे पाते हैं, उसके गणित को भी समझेंगे। आइए इनसे मिलते हैं बिना समय को गवाए हुए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप अगर ऐसी और वीडियोज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोज और ऐसे किसानों से मिलते रहते हैं। आइए इनसे एक छोटा सा परिचय लेते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे कि प्राकृतिक खेती ये कैसे करते हैं। भैया छोटा सा परिचय दे दीजिए। सत्यम जी, मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं बसंतपुर गांव का निवासी हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र में मतलब बलिया जिला है, वहां से रहने वाला हूं। तो आप दुष्यंत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। धन्यवाद। भैया मैं सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपने पढ़ाई क्या किया है और फिर आपने कहाँ पढ़ा और क्या नौकरी भी की, यहाँ कैसे आना हुआ, गांव कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मैं 10वीं के बाद से ही ये जिला छोड़ के मैं दिल्ली चला गया 11वीं 12वीं में पढ़ाई करने। फिर वहीं से इंजीनियरिंग की तैयारी की। फिर उसके बाद 2013 में मैंने गाजियाबाद में राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में बीटेक में कोर्स में दाखिला लिया। 2017 में बीटेक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद बैंगलोर चला गया मैं। बैंगलोर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे स्टार्टअप थी, उसके साथ मिलके काम करना चालू किया। साल भर काम किया, काम मजा आया। लेकिन फिर उसमें ये था कि बहुत पहले से मैं सोचता था कि गांव ही लौटना है, गांव लौटना है, गांव के लिए क्या योगदान कर सकता हूँ, ये सोच के चला था मैं। तो वहां ही बात किया कि एक तो गांव लौट रहा हूँ, क्या जब मुझे गांव में जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मुझे गांव पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सहयोग करेंगे। तो मेरे कलीग्स ने कहा कि जरूर, जब भी उस तरीके का सिस्टम बनाइएगा याद करिएगा। तो आज भी उनके संपर्क में हूँ, वो आज भी मेरा सहयोग करते हैं। गांव लौटा 2018 लास्ट में। फिर उसके बाद 7 एकड़ में पहले साल प्राकृतिक कृषि सुभाष पालेकर जी के माध्यम से उनके विधि से शुरू किया मैंने। तो भैया, जैसे आप गांव लौटे, 7 एकड़ में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की, शुरुआत में जो है, जैसे एक जो हमेशा चुनौती रहती है हमारे जैसे युवाओं के लिए कि कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ करके खेती को चुनना, परिवार का रिएक्शन कैसा रहा होगा, ये भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं श्योर हूं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसको शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं झिझक में फंसे हुए हैं। तो भैया, परिवार का रिएक्शन क्या था और आपने कैसे कन्विंस किया, और पहला जो फसल चुना आपने कौन सा चुना? जी, तो सबसे पहले जब गांव वापस आया, तो गांव वापस आने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारे माताजी पिताजी बुजुर्ग हो रहे हैं। अच्छा। तो उनकी सेवा करने के लिए भी मतलब हमारी आवश्यकता है। तो जब लौटा तो उनको कहा कि मैं अब नौकरी छोड़ के गांव पे रहूंगा और गांव समाज के लिए और मैं प्राकृतिक कृषि शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खेती में कुछ फायदा नहीं है, आपकी जीविका चलानी है, आप कमाइए, हमारी चिंता मत छोड़िए। धीरे धीरे मैंने उनका मन बना लिया है, करना यही है। 2 महीने लगे पिताजी को समझाने में। धीरे धीरे करके जब मेरा मन देखा, मेरा रेजिलियंस देखा इस कार्य के प्रति, तो उन्होंने सहमति जताई। और जिस दिन से सहमति जताई उस दिन से सबसे बड़े सपोर्टर वही है। तो ये तो पूरी जो है संघर्ष है एक तरीके से। मैं ये समझना चाहता हूँ भैया कि जो मैंने सवाल पिछली बार भी पूछा कि आप जब गांव आए और ये तय किया कि प्राकृतिक खेती करनी है, अब प्राकृतिक खेती करनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों चुना आपने। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन किन फसलों का आपने चुनाव किया और अभी कितने एकड़ में आप कर रहे हैं और कौन कौन सी फसलों पे कर रहे हैं? जी, देखिए, पहले साल जैसा कि आपने पूछा कि प्राकृतिक कृषि का ही चयन क्यों किया, तो 2-3 कारण हैं। पहला जो सबसे स्ट्राइकिंग है, मैं क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल फार्मिंग, खूब आर्टिकल पढ़ता था, खूब इसके बारे में बस केवल पेप टॉक सुनता था मैं। अच्छा। तो एलन सवरी का एक टेडेक्स पे एक मतलब बेसिकली जिम्बाब्वे के वो साइंटिस्ट हैं, अभी यूएसए में बेस्ड हैं, तो उनका एक टेडेक्स पे वीडियो देखा था मैंने।
तो उसमें होलिस्टिक मतलब फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ था। तो उन्होंने बताया था कि यही एकमात्र तरीका है माने डेजर्टिफिकेशन से पूरे विश्व को बचाने का, कि कैसे आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो भी एक कारण था कि नेचुरल फार्मिंग ही करना था। अब फसल, दलहनी फसल को चुना, 7 एकड़ से शुरू करके आज लमसम 80 एकड़ तक, मतलब 75 से 80 एकड़ के बीच में, क्योंकि 75 से 80 इसलिए कर रहा हूँ कि 5 एकड़ अभी धीरे धीरे प्रोसेस में है। तो अभी 7 एकड़ से शुरू हुआ जो सफर है वो 70 एकड़ तक तो पहुंच गया है। ये निश्चित तौर पे एक बड़ी यात्रा है जो आपने बहुत कम समय में तय किया है। भैया, मैं अभी आपके ही खेत में खड़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अभी ये जो आपने धान लगाया है जी, तो ये कौन सा धान है जी, और इसकी क्वालिटी क्या है? मतलब ये क्यों आपने इसका चयन क्यों किया आपने? देखिए ये 2 एकड़ का फील्ड है ये। अच्छा, इस फील्ड में 2 एकड़ का ये वाला फील्ड है। हाँ। इसमें काला नमक किरण करके एक वैरायटी है। अच्छा, काला नमक किरण। हाँ जी। तो इसको लगाया है क्योंकि ये विश्व का, जैसे कि इसके जनक जो हैं वो कहते हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धान है ये। इसमें एकमात्र धान है जिसमें विटामिन ए और ओमेगा 3 भी पाई जाती है। यानी कि आप बता रहे हैं कि काला नमक चावल में विटामिन ए और ओमेगा 3 भी पाया जाता है। और किसी अन्य धान से, जैसे बासमती में 6% प्रोटीन होता है, तो काला नमक में 12% प्रोटीन है। अगर बासमती में या किसी अन्य राइस में जितना जिंक होता है उसका 3 गुना जिंक इसमें पाया जाता है। अच्छा। जो कि अल्जाइमर के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी जिंक इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो जिंक का भरपूर, और आयरन 4 गुना है किसी अन्य वैरायटी से इसमें। अच्छा, यानी काला नमक में आप एक हम मान के चले कि काला नमक में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर चावल। हाँ, और सबसे बड़ी चीज इसकी कि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है एंथ्रोसाइनिन। तो एंथ्रोसाइनिन एंटी कैंसरस और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यानी कि इसको खाने से कैंसर की जो कैंसर एक्चुअली फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। अच्छा। उनकी वजह से कैंसर सेल क्रिएट होते हैं हमारे यहाँ। तो उसको एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं, तो कैंसर नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके खाने से कैंसर नहीं होगा, लेकिन उसमें ये एक रोकने में ये कहीं ना कहीं कारगर है। भैया, जब काला नमक चावल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो है वो निश्चित तौर पे हमारे नजरों के सामने घूमने लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पे बहुत कुछ काम कर रही है। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल को जीआई टैग वगैरह भी दिया गया और इस पे सरकारों ने जो भी काम किया, तो अभी क्या स्थिति है, इसका मार्केट कैसा है और इसका उत्पादन कैसा है? थोड़ा सा इसका ओवरव्यू क्या है? प्राकृतिक कृषि में मैं हर साल कर रहा हूँ और काला नमक धान की खेती कर रहा हूँ। एटलीस्ट 2 एकड़ तो फिक्स है कि मतलब वो करना ही करना है। वो खाने के लिए करें चाहे बेचने के लिए करें। तो उसमें क्या है कि 4 क्विंटल से पर बीघा शुरू करके मैं आज 8 साढ़े 8 क्विंटल प्रति बीघा तक पहुंचा हूँ। मैं आपसे ये थोड़ा सा काला नमक चावल के बारे में समझना चाहता हूँ, इसकी खेती के बारे में समझना चाहता हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये जो हम सामान्य चावल की रोपाई करते हैं उससे आगे पीछे कब, थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए ताकि हमारे किसान भाई जो सामने से देख रहे हैं उनको समझ में आए। देखिए, मुख्यतः काला नमक का जो सीड लगाने का समय होता है, आप मतलब सबसे ऑप्टिमम टाइम है 15 जून। 15 जून के आसपास आप बीज मतलब नर्सरी के लिए ठीक है। और उसके 30 से 40 दिन के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए खेतों में। 30 से 40 दिन। सामान्य तौर पे 21 दिन में होता है, लेकिन वो मतलब प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं तो 30 मतलब 40 दिन मैक्सिमम कह रहा हूँ। अब 40 दिन से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बढ़ाइए नहीं। 30 से 35 दिन मान लो कि आप मैनेज करके कैसे भी रोपाई करा लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये टोटल 150 से 160 दिन के बीच का फसल है। 150 से 160 दिन की ये फसल है। तो थोड़ा सा चूंकि जब प्राकृतिक करते हैं तो बीच में हम कोई कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करते हैं खेत में? जैसे खेत की तैयारी एक बार हमें समझा दीजिए कि खेत की तैयारी के समय क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। खेत की तैयारी के समय अगर धान से पहले आप अपने खेत में ढैंचे की बिजाई कर दे रहे हैं और 1 महीना 45 दिन के बीच में उसको खेत में
हैरो से जुताई करा दीजिए। फिर उसको पानी डाल के अब उसमें अब आपके ऊपर है, आप जीवामृत से खेती कर रहे हैं कि गौ कृपा अमृतम से कर रहे हैं कि पंचगव्य से कर रहे हैं, कोई भी जीवाणु घोल आप अपने खेत में उस जुताई के बाद पानी चला के दे दीजिए, जिससे कि वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। और जब डिकम्पोज हो जाए उसके बाद से पलेवा करा के धान की रुपाई कर दीजिए। नॉर्मल धानों की तरह ही रुपाई, पलेवा करा के धान की रुपाई करा दी, नॉर्मली होती है नॉर्मली जैसे। लेकिन वो क्या कोई टेक्निक अलग है? जैसे जो हम नॉर्मली रुपाई करते हैं तो वो सामान्य बनिहार जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो कर देते हैं। क्या इसमें वो लोग करने में सक्षम है या कुछ अलग है? सक्षम है, लेकिन हम क्या कराते हैं ना कि हम एक एक पौधे की बिजाई कराते हैं। अच्छा, रुपाई कराते हैं। तो एक एक पौधे की बिजाई का कोई विशेष कारण? हाँ, क्यों कारण ये होता है कि एक पौधे, जैसे एक जमीन छोटी सी, उसमें अगर एक पौधा लगा है तो पूरा न्यूट्रिशन एक पौधे को मिल रहा है। अच्छा, अगर 4 पौधे लगा देते हैं उतनी दूरी में तो चारों में बटेगा, तो उसके जो फल आएंगे, फ्रूटिंग होगी, उस पे उसका असर पड़ेगा, संभावना ज्यादा। तो एक एक पौधे की जब रुपाई होती है तो उसकी जो बालियां होती हैं वो लंबी होती हैं, अपेक्षाकृत जो 3-4 लगाए गए होते हैं, मतलब ग्रेन का साइज बड़ा होता है, मतलब फिर उसके बाद उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो थोड़ा बेहतर होता है। तो भैया चूंकि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हुए जो सबसे बड़ा डर है कि अगर हम बहुत मेहनत करने के बाद ये सब कर भी लिए, 4-5 क्विंटल प्रति बीघे का उत्पादन ले लिए। मैं बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, बलिया जिले में हूँ, और बीघे का मतलब है कि 1 एकड़ में लगभग यहाँ 1.6 बीघा होता है। तो आप इस हिसाब से अपने यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि मार्केट, अगर हम इन सबको उगाने के बाद अपना जो पूरा अनाज है वो तैयार कर लिए, तो मार्केट में हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? रेट कैसा मिलता है? कहाँ मिलेगा बेहतर रेट? जी, ये सबसे अच्छा सवाल पूछा और बढ़िया गया कि आपने पूछा अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आप सोना भी उगा लीजिए, अगर बेच नहीं पाएंगे तो सोना उगाने का कोई मतलब नहीं, किसान के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे सरकार भी इस पे लगी हुई है कि कैसे प्राकृतिक उत्पादों को एक मार्केट मिले, इसके लिए सरकारें लगी हुई हैं। लेकिन पूर्ण रूप से सरकारों पे डिपेंडेंसी ये भी अच्छी बात नहीं है किसान को। तो किसान को अपना मार्केट ढूंढना पड़ेगा, और इसको ढूंढने के क्रम में आप पहले ये तय कीजिए कि पूरे बाजार में, पूरे भारत के बाजार में कौन से लोग प्राकृतिक उत्पाद या ऑर्गेनिक उत्पाद के नाम से चीजों को खरीद रहे हैं। अच्छा। आप अपना होमवर्क करिए, कार्य मतलब किसी भी चीज को लगाने से पहले कम से कम 40 दिन का होमवर्क चाहिए आपको, और आपने मन से 40 दिन होमवर्क किया और आपने ठान लिया कि आपको बेचना है, तो आप बेच लें। तो यानी होमवर्क में ये करना होगा कि आपको ये पता करना होगा कि हमारे उत्पादों का खरीदार कौन है। अगर किसान अपने खरीदार पहचान पाया और अगर इसमें सफल हो गया तो निश्चित तौर पे पहले खरीदार पहचानिए, उसके बाद उस फसल को अपने खेत में लगाने का विचार बनाइए। ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है और ये सिर्फ पढ़ा लिखा एक युवा ही बता सकता है, और ये कॉन्सेप्ट दे सकता है कि आप पहले खरीदार पहचानिए, फिर फसल का चयन करिए। भैया, ये तो हमने काला नमक चावल की बात की। मैं थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में ये समझना चाहता हूँ कि आप और कौन कौन सी फसलों का चयन करते हैं? जी देखिए, गेहूं में बंसी गेहूं लगाता हूँ, खपली लगाता हूँ, मूंग की खेती करता हूँ, मसूर करता हूँ, सरसों करता हूँ मैं। अभी इस बार सोचा है लगभग 30 से 35 एकड़ में प्याज की खेती करने जा रहा हूँ। पहली बार 35 एकड़ में प्याज की खेती, प्राकृतिक? हाँ, पूर्ण रूप से प्राकृतिक। पूर्ण रूप से प्राकृतिक, ये बड़ा बेहतर। वो हम वीडियो शूट करने जरूर आएंगे जब प्याज की खेती होगी। हाँ, मतलब अभी पूरी गणित को समझेंगे। 15 से 20 अक्टूबर के बीच में उसकी नर्सरी लगाएंगे। अच्छा। और दिसंबर मिड में उसको ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो भैया, ये तो पूरी बातचीत हुई, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, विशेषकर जो पूर्वांचल के हैं, और काला नमक चावल की जो प्रसिद्धि है वो निश्चित तौर पे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि सरकारों ने भी इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। एक कनेक्शन और समझ लेते हैं, बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे लास्ट में। तो एक कनेक्शन और समझा दीजिए सर इसको, बुद्धा राइस। हाँ, कुछ ये क्या एक्चुअली क्या है कि इसके साथ एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी हुई है काला नमक के साथ, कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ नगर के आसपास कोई जगह है, वहां पे जब लौट रहे थे तो कुछ लोग मिल गए, तो उनको प्रसाद के तौर पे उनके पास एक धान था,
तो उस धान को उनको प्रसाद के रूप में दिया और बोला कि जहाँ मार्सी प्लेस हो, यहाँ जहाँ कीचड़ वाली जगह हो, वहां छींट दीजिएगा। जब ये धान होगा और जब इसका सुगंध आएगा तो ये सुगंध बार बार आपको मेरी याद दिलाएगा। अच्छा, तो ये भगवान बुद्धा का प्रसाद है, कहीं सुगंधित भी। जी हाँ, सुगंधित चावल है ये। हाँ, तो ये बुद्धा राइस नाम जो पड़ा उसके पीछे का कनेक्शन था। लेकिन बहुत जरूरी है कि जब आप इस खेती को शुरू करते हैं, और जैसा कि भैया ने भी बताया कि जब भी आप खेती करें तो 40 दिन का एक होमवर्क करिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस वक्त बलिया में हूं और बलिया का कोई किसान, गाजीपुर का कोई किसान, देवरिया या आसपास के जिले का या पूरे देश के किसी भी कोने का कोई किसान इसकी खेती करना चाहता हो, और अगर वो आपसे संपर्क करे तो आप किस तरीके से उसकी मदद करेंगे, ये एक बार बताइए। कुल मिला के मुझे देख के कोई खेती ना करे। पहले अपने खेत का सॉइल चेक करे कैसा है, क्या क्या चीजें उसके इर्द गिर्द का मार्केट क्या है ये तय करे, और क्या उगाने में वो पहले कन्वीनियंट है। पहले साल 2 साल सबसे पहले वो फसलें उगाइए जो कि अगर आपको नेचुरल फार्मिंग वाला बाजार ना मिले, ऑर्गेनिक बाजार ना मिले, तो उस कुछ आपको नॉर्मल सामान्य बाजार में भी कुछ पैसा देके मिल जाए। तो इसमें सबसे जरूरी, मतलब मेरे हिसाब से मुझे सबसे आसान लगता है कि आप कोई भी दलहनी फसल या तिलहनी फसल चयन कर सकते हैं। दलहनी तिलहनी से सामान्य तौर पे इनका ये मानना है कि आप प्राकृतिक खेती का शुरुआत कर सकते हैं या फिर किसी भी खेती का शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन खेती में आना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और किसान के साथ और इनसे इनके प्याज की खेती पे भी देखने आएंगे और पूरा गणित समझेंगे प्याज की भी, प्राकृतिक तरीके से प्याज कैसे उगाई जा रही है। भैया आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे और इनसे सीखने को बहुत मिलता है, ये कमाल लाजवाब आदमी है। अगर आपको काला नमक चावल और किसी भी प्राकृतिक खेती से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, मुझे मैसेज करिए, मैं भैया तक पहुंचाऊंगा, भैया आप तक आपका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। नमस्कार।